हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि एनसीईआरटी की जो हम लोगों की सीरीज़ चल रही, 6 से लेकर क्लास 8 तक के एनसीईआरटी आपके पास यूट्यूब पे आपकी पूरी पड़ी है सीक्वेंस से। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, अगर आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में जाते हैं, मैं एक अपने अनुभव से बता रहा हूँ, तो 6 की क्लास की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ाई जाती है और उनसे ही सीधी चीज़ें, आपकी जो बेसिक नॉलेज रहती है, हमें शब्द कहाँ से मिलेंगे मेंस में लिखने के लिए, या उसको समझेंगे हम कैसे, तो वो आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी बहुत ही कंपलसरी। और ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी हम लोग लेके चल रहे हैं। किसके? क्लास 9 एनसीईआरटी है ये, जिसमें ये चैप्टर है आपका 2, आज की डेट का अध्याय 2 है। और इसमें पहला हमने लोगों ने देख लिया था लोकतंत्र के बारे में, जिसमें था डेमोक्रेसी थी। आज से जो टॉपिक है हमारा, इसमें संविधान निर्माण मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को देखेंगे और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया, कौन कौन से लोगों का इसमें योगदान रहा, सारी चीज़ें देखेंगे। और दूसरी कंट्रियों से कंपेयर भी करके देखेंगे। आप पढ़ेंगे ना, जब पता चलेगा इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या है। चलिए, तो चैनल को लाइक कर लें आप लोग, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूँ यहाँ पे जो आपको एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, मैं यहाँ पे वो उस चीज़ को अंडरलाइन करता हूँ, बकाया स्टोरी रहती है, रीडिंग कर देता हूँ। तो वहाँ से आपके कीवर्ड मिल सकते हैं, उनको ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहिएगा। हम इसके परिचय की बात करते हैं, तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। हाँ, तो भाई शासक था तो क्यों वो आज़ादी करेगा? कुछ बुनियादी नियम है जिसका पालन नागरिकों और सरकार दोनों का करना होता है। तो ऐसे सभी नियमों को जो सरकार कर रही थी और नागरिक भी कर रहे थे, ऐसे सभी नियमों को सम्मिलित रूप से संविधान कहलाता। समझे ना? जो नियम बन गए थे ना, वही संविधान हो। अब किसी का लिखित है, किसी का अलिखित है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्तियाँ और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। क्लियर होगा संविधान क्या करता है? तो ये चीज़ हमारे लिए जरूर थी। तो इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप, कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे हैं, और हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है ये भी देखेंगे। तो संविधान बनते कैसे हैं ये भी देखना है, उन्हें कौन बनाता है ना, और किस तरीके से बनाता है। सारी चीज़ों को हमें यहाँ क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान का आकार देने वाले मूल कौन कौन थे, तो ये भी देखना है। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। सारी चीज़ें ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जिसको हम जीवित संविधान कहते हैं। जैसे कि भारत ही एग्जाम्पल है। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। तो हमें दक्षिण अफ्रीका को विशेषकर देखना है, वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस तरह संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और उसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे। देखेंगे क्या किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। ठीक है, चलिए शुरू करते। बात करते हैं नेल्सन मंडेला जी की। तो जानते ही होंगे आप लोग, हमारे यहाँ गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका में मंडेला जी। तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की बात करें, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। एक्चुअली क्या, दक्षिण अफ्रीका के, अब तो जानते हैं इक्वेटर वहाँ से बेस से निकलती है, तो वहाँ पे लोग काले लोग ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे जो अंग्रेज़ या स्पेनिश या पुर्तगालीज जो भी आए थे, तो वो क्या अपना कब्जा किए हुए थे, तो उनको गोरे लोग कहा गया। तो मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व को विरोध किया। समझ रहे ना? संघर्ष भी किया और विरोध भी किया। मैंने एक ऐसी लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग मेल जोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और उसे पाना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। मंडेला जी के शब्द हैं। देखो भी, गोरों की और कालों अश्वेत लोगों किसी की बुराई नहीं कर रही है, तो उन्होंने कहा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जहाँ पे गोरों का भी अस्तित्व रहे और हम अश्वेत लोगों की भी निंदा नहीं करेंगे या उनके अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। एक्चुअली एक कहानी है, कभी हम आपको फुर्सत में सुनाएंगे कि अश्वेत लोग, जो श्वेत लोग हैं, गोरे लोग हैं, इनको ऐसे बढ़ावा क्यों मिला। इनको भगवान मानने लगे थे। जो काले काले लोग रहते हैं, उन्हें लगता है एकदम से कहाँ से ये गोरा आदमी आ गया, अरे अरे भगवान। तो उन्होंने हल्के ऊपर हाथ खड़ा किया, जी तथास्तु। बताइए बालक,
समझ रहे हैं ना, बढ़ावा दिया तो वही वही दिक्कत होगी, तो वो अपने आप को सर्वोपरि मानने लगे। चलिए आगे देखते हैं। यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिस पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलाने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा भी दी थी। ध्यान देना, एक तो देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया उनके ऊपर, और 1964 में देश में रंगभेद चलाने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा भी दी गई थी। अब समझिए बंदा जेल में रह के क्या करता है, कैसे कैसे अच्छे लोग हैं। तो अगले 27 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल, मतलब कौन सी जेल थी ये जेल का याद भी रख लेना क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे, रॉबिन द्वीप में कैद रखा गया था। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इनका कुछ इंग्लिश में आर्टिकल है, और देखो मैं एक एक चीज़ को लेके चल, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। डेंजर लिखा है, नेटिव्स इंडियंस हैं कलर्ड्स इफ़ यू इंटर्स दीज प्रीमिसेस एट द नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग्स। तो आर्म गार्ड्स शूट्स ऑन साइड्स सेविज डॉग्स डेवर्स द कॉर्पेस। तो यू हैव बीन वार्न, इनके किनको वार्निंग दी जा रही थी। बात है कि रंगभेद वाले दौर में 1953 का एक साइन बोर्ड जिसमें तब के तनावपूर्ण संबंधों को पता चलता है कि इससे साइन बोर्ड पर लिखा है कि खतरा किससे, देसी अश्वेत हिंदुस्तानी रंगीन चमड़ी वालों, और अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको ये चेतावनी दी गई है। ये इसमें हिंदुस्तानियों को भी थी, देसी लोगों को था, अश्वेत लोग थे, मतलब केवल गोरों की एंट्री थी। ये थे अंग्रेज जी। अब हम बात करते हैं कि रंगभेद के खिलाफ संघर्ष क्यों था। तो रंगभेद के खिलाफ के संघर्ष की भी कहानी देख लेते हैं। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे, है ना, यूरोप के गोरे ने ला दी थी। यूरोप के गोरे मतलब आपके स्पेनिश हो जाएंगे, पुर्तगाली, ये सब जो यूरोप से आए थे। 17वीं ब्रिटेन से भी कुछ लोग आए थे बाद में। ठीक, 17वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह, किस तरह जैसे इंडिया को किया था, उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को बनाया था। समझ गए ना। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था कि गोरे लोग, अश्वेत लोग, काले लोग। तो भारत से कैसे आते, चॉकलेटी कलर में आ जाते हैं ना, गोरे में भैया ना काले में। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है और आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है। उन्हें अश्वेत कहा जाता है। श्वेत अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लें जिन्हें हम रंगीन, क्या कह रहा है कि श्वेत अश्वेत कहा जाता है। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लें भी जिन्हें हम रंगीन चमड़ी वाला कहते थे, मतलब ये इंडियंस की बात हो जाएगी, है ना। और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं है। समझ रहे ना, वोट डालने का भी अधिकार नहीं है। तो रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। कैसी थी? जो रंगभेद की शासकीय नीति थी तो अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। मतलब अश्वेत मतलब समझ रहा हूँ, इसमें इंडियंस आ जाएंगे, अफ्रीकी आ जाएंगे और सब आ जाएंगे, बट गोरे अंग्रेजों को छोड़ के यूरोपियन खास तौर से दमनकारी थी। ये कंडीशंस बताएंगे क्यों यहाँ पे गोरे होते थे, वहाँ पे क्यों काले। समझ रहे हो, एक क्यूटर है और वो दुर्भी है साइड में। तो उन्होंने गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। समझ रहे ना, जहाँ काले जाएंगे गोरे जाएंगे वहाँ कालों को इंतजाम। यहीं गांधी जी की कहानी आती है, ध्यान देना। इसे पृथक्करण का अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह, तो क्या उनके गिरजाघर तक भी नहीं जा सकते थे? बताइए। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। क्या आप लोग विरोध भी नहीं कर सकते थे?
देख लो। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के तले, मतलब समझ रहे ना, एक यूनिटी के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के नीचे तले एकजुट हुए। ठीक है, तो हुए। इनमें कई मजदूर संगठन भी थे और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए। कौन कौन से आए? कुछ ऐसे भी थे जो अनेक समझदार और संवेदनशील थे, तो वो गोरे भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में आए। ये कहानी अलग रहती है, क्यों आते हैं तो बाद में कभी आपको पर्सन बताएंगे। आना भी चाहिए, समझदार भी होते हैं लोग। ठीक है, उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। ऐसे अंग्रेज थोड़ी छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है दूसरे देशों वालों का कि नहीं तो। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। बहुत निर्दलीय थे ये लोग, मतलब समझ रहे हैं ना। सीधा सबसे खतरनाक तो पुर्तगीज थे, हाँ स्पेनिश वाले, सॉरी ये डच, जो हॉलैंड वाले डच वाले तो सीधा गर्दन काट देते। हाँ, और तो सब चलो ठीक है, चल जाएगा, छोड़ दो, मार कोड़ दो। जब पकड़ के ले जाते थे ना अफ्रीका से ये मजदूरी के लिए, तो एकदम ट्रक में मतलब जहाज में ऐसे भर भर के कि आधे तो पहुँचते पहुँचते ही मर जाते, क्योंकि 20-25 दिन लग रहे हैं। पानी वाला जहाज जा रहा है, तो जब वहाँ से निकाला जा रहा है उसके, क्योंकि ना खाने को दिया जा रहा है, वहीं पर डले सड़ रहे कर रहे वहीं पे बस। जब वहाँ देखते थे तो आधे तो मर ही जाते थे, जो बच गए उनको ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। ये एक बोर्ड लगा है सिटी ऑफ डरबन का है कि अंडर द सेक्शन 37 ऑफ द डरबन सिविच बाय लॉज दिस बाथिंग एरियाज इज रिजर्व फॉर द सोल्स यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ द वाइट रेस ग्रुप। भैया वाइट रेस ग्रुप के लिए ये रिजर्व है। तो स्टैंड डरबन्स हेराडाइस वेगीवाइड्स इज इन्वॉल्व आर्टिकल 37 बैन डाई डरवाइंस स्टैंड वेर डोनिंग्स यूटी हॉडू VIR डाई यूटी लाइक कैब्रिक वैन लेज वैन डाई ब्लैंक और रिसेज डीप। तो आइडोलोविया लेस्टिक विनी, भैया लिखा है वो समझ लो, है ना। नागापांसी और क्यूसिगुआ 37 स्मूथरेड बामाविसी असिस्थेवेकन ऑर्लैंडो आइसनोलुवी यूकोस्टिमिसिवा नाकामुलुंगा ओलंगा ओलोमोफे और कुफेला। भैया ऐसे भाषण मत इसमें, मतलब ये सीधा है कि ये अंग्रेज़ों के लिए रिजर्व था। तो खुद करें खुद सीखें। नेल्सन मंडेला जी के जीवन और संघर्ष पर एक पोस्टर बनाए, अगर उनकी आत्मकथा या द लॉग वॉक टू फ्रीडम उपलब्ध हो तो कक्षा में उसके कुछ हिस्से पढ़कर आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। ये हम लोगों का हो गया, हम आगे देखते। अच्छा, इसको लिखा तो ये डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकन्स और जुलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड है। तो भैया कहाँ से हम जुलू पढ़ पाएंगे, है ना। इस पर लिखा है कि डरबन नगर डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है, बस समझ गए। यही बताया था उनके लिए रिजर्व था। हाँ, हम लोग इंडियन है भैया, कितना भी कुछ लिखा रहा है, पूरी कहानी से मतलब नहीं, समझ जाएंगे इसमें क्या है। अब ये मत समझने ना कि अंग्रेज नहीं आती है, आती है, अपना जितना काम चले। हम भी तो कह सकते हैं उनको भी तो हिंदी नहीं आती, तो आती है जितनी भी। लेकिन क्या इंग्लिश कैसी है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। एक नए संविधान की ओर की बात करते हैं। तो रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब जोर ज़बरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकते। तो श्वेत तो समझ में आ रहा होगा ना, बस वही चीज़ कहानी ध्यान रखना। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी गतिविधियों नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया और राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी जो भी पाबंदियां थीं वो उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र राज का झंडा
लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। कब बना था, ध्यान देना, 26 अप्रैल 1994 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल लोगों की मिलीजुली सरकार का गठन का रास्ता खुला। अब यह सब कैसे हुआ, तो आइए इस आधार पर बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह बातें जानते हैं, वो खुद बताएंगे कि क्या था। चलिए आ जाइए। तो ये यहाँ से देखना है। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे हो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भलमन सहायता पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। तो मेरी कामना है कि वो कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। कि मनुष्य जाति है वो बदलेंगे भी, ऐसा नहीं कि सता रहे हैं। तो आप अगर विनम्रता से बात करेंगे, जैसे कि हमारे गांधी जी थे, गांधी जी भी तो विनम्रता से बात करते थे, है ना। आज सहयोग आंदोलन करो, ये करो, तो सारी चीज़ें, तो ऐसे ये भी गांधी जी को ही फॉलो करते थे। तो कहीं ना कहीं सिद्धांतिक तो होंगे ही। खून खराबा से मतलब नहीं, बोले ठीक है मान जाएंगे। फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाते हैं तो ऐसा नहीं रखते कि अंग्रेजों के लिए कुछ ना हो, सबके लिए सब श्वेत दोनों को देखते हैं। तो फिर बात करते हैं नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज में से आग्रह किया, ध्यान देना, अश्वेत नेताओं ने ही अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। बताइए, उन्होंने कहा कि आइए अब हम सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, यहाँ से आता है आपका स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों पर आधारित है नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और निरंकुश हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। तो नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी हैं। देखिए ये होता है, अच्छी बात है। अगर दक्षिण के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरों से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता भाई, ये दंगे ही होते रहते, लड़ाई होती रहती, अभी तक आज़ादी नहीं मिलती भाई। जो बहुसंख्यक तो थे काले लोग, है ना, अश्वेत जिनको हम बोल सकते, काले तो नहीं बोल सकते। तो बट क्या था, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हथियार नहीं थे, सैनिक थे नहीं थे, तो उनके पास, गोरों के पास सब कुछ था। ये मैप है कि आज का दक्षिण अफ्रीका, यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है कि आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि हर तरीके के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, काले हों, गोरे हों, अश्वेत हैं, जो भी हैं, है ना, ब्राउन इंडियन हो, सारे लोग, और हर तरीके की चीज़ें, समाज, महिला पुरुष सबको अधिकार है। इस वजह से हम इसको इंद्रधनुष कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं क्या प्रस्तावना है क्या नहीं। अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। तो दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा भी लेते हैं। 1994 की बात करते हैं कि 1994 में तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। बहुत अच्छा मॉडल बनाया था इन्होंने। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे जो अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ था, है ना। पुराने टसन लेके बैठे रहते कि युद्ध हुआ था, ये किया उन्होंने, अंग्रेजों ने सताया, तो फिर चीज़ें नहीं सुधर सकती, भूलने पड़ते हैं कुछ चीज़ें। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में यही बातें समझें। चलिए समझते हैं। मंडेला जी कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातों करता है। कि इतिहास में क्या हुआ, मतलब पास्ट में और फ्यूचर की बात। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। ध्यान देना, फिर से बात को रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, एक तरफ तो यह है वो अपने दोनों की बात, मतलब कहते हैं इतिहास और दोनों की बात करते हैं। मतलब क्या था, एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। समझे ना। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को
इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। अच्छी बात की इन्होंने, अच्छी करेंगे भैया, ऐसे महान लोग हैं यार। तो ये दक्षिण अफ्रीका के बारे में अधिक जानकारी के लिए ये आपकी देखो यही एनसीईआरटी की एक खूबसूरती है कि आपको साइट दी गई है, कम लग और इंटरेस्टेड हो रहे हैं पढ़ने के लिए तो ये साइट है आपकी, तो इस पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। कहाँ पहुँचे, क्या समझे, देखते हैं। क्या दक्षिण अफ्रीका के लोग के स्वतंत्रता संग्राम से आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई? भैया बिल्कुल आई होगी। इन बिंदुओं के आधार पर दोनों संघर्षों में समानता और असमानताएं बताएं। तो विभिन्न समुदाय के बीच संबंध थे, हमारे भी देश में बने जब चीज़ें सुधरने लगी, मतलब शुरू में पहले नहीं थे देश, हाँ देश आज़ाद नहीं हुआ उसके पहले नहीं थे। नेतृत्व गांधी ने किया था इंडिया में, मंडेला जी ने अफ्रीका में। संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस थी, यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे। तो भारत के ही पैटर्न पे चल रहा है ना। संघर्ष का तरीका गांधी जी जैसा था, शांतिपूर्वक, है ना, असंयुक्त टाइप की चीज़ें करके, लड़ाई झगड़े मारना कूटना नहीं। उपनिवेशवाद का चरित्र तो वही शोषणकारी था, अंग्रेजों का चरित्र, और धीरे धीरे उनको परिवर्तन किया गया। अब हम बात करेंगे, ये उसी का टॉपिक है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों। तो पहले तो हम समझ लेना कि सिचुएशंस कैसी थी इंडिया के बारे में, तो जानते ही होंगे, बचपन से सुनते आ रहे हैं कहानी कि ऐसा हुआ था, दादाजी ने सुनाई, उन्होंने सुनाई, ये सारी चीज़ें स्कूल में चल। बट हम थोड़ा अफ्रीका के बारे में भी जान के चल रहे थे, क्योंकि गांधी जी को पूरा रिलेट करेंगे तो वहीं जाते 1915 में वापस आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। उनको भी एक ट्रेन से फेंका, उनके साथ भी यही मतभेद हुआ था। तो लेकिन अब हम संविधान के बारे में देखते हैं कि अब इतने बड़ा देश अंग्रेज भी चले गए छोड़ के, और उसके बाद अफ्रीका को भी स्वतंत्रता मिल गई है, तो संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे इसको मैनेज करेंगे, कैसे चलाएंगे। तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों, तो देखते हैं हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है। तो इस बात से अगर हम बात करें, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे हैं। भैया जो भी अब ये संविधान ये कह रहा है कि जिसने दमन किया और जिसने दमन सहा, है ना, गोरे लोगों ने दमन किया और अश्वेत ने सहा, तो दोनों अब साथ में रहेंगे, इक्वलिटी मिलेगी उन्हें। दोनों के लिए एक ही दूसरे पर भरोसा करना आसान नहीं था, उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो, है ना, डर भी घुसा हुआ था उन्हें बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। भाई अल्पसंख्यक थे, थोड़े से लोग थे और वो गोरे थे, उनको कहा कि हमारी तो संपत्ति पहले ही लूट लूट के दूसरों की बनाई थी, कहीं ये ना चली जाए, तो सबको अपना अपना पड़ा था। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए, वोटिंग वाला। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए हैं, ये एफआर मिलेंगे इनको, फंडामेंटल राइट। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की ज़मीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। भैया उनने भी कहा कि हम लोग ज़्यादा हैं संख्या में, अश्वेत लोग हैं दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी थे, तो यहाँ पे गोरे लोग हैं, उनकी संख्या कम है, ऐसा नहीं कि हम उनको कब्जा कर लेंगे। यह समझौता आसान नहीं था, इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें। भैया बिना भरोसे के तो कुछ नहीं है। अगर अब एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ोगे तो भरोसा नहीं है, तो कोचिंग जाओगे 2 लाख दोगे, फिर कहोगे एनसीईआरटी पढ़ो, पढ़ाया ही जाएगा। हम कह रहे हैं ठीक है आपको गाइडलाइंस मिल जाएगा, जाइए कोचिंग, बट एनसीईआरटी अभी से आप पढ़ना शुरू कर दें। और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लेते तो क्या गारंटी कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा, ये भी बात सही है ना। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए। यही बोलते हैं ना कि भैया लिख के दीजिए आप ऐसा ऐसा करेंगे, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण शुरू होगा। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, ये भी बात आएंगी। यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, और पर ये नियम
तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग, मतलब हमारा चुनाव भी हो जाएगा, इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। ऐसा भी नहीं हमने वोट डाल दिया कि वो सारी चीज़ें बदलने लगे। तो दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। अपेक्षा मतलब पॉजिटिव, उपेक्षा नेगेटिव, ठीक है। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप में संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है, ये हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे कॉलोनी जितने भी जो कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों में को ऐसी बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, ये बन के आएगा। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती है, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं कि भैया ऐसे कायदे से आना, ये सारे चीज़ें रूल्स हैं यहाँ के, ये वही तो संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई भी क्लब हो या सरकारी संगठन हो या फिर राजनीतिक दल हो, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है कि नहीं, कि यहाँ के ये रूल हैं, तो खुद करें, कुछ सीखें। कहता आपने अपने इलाके के किसी क्लब या सहकारी संगठन का अथवा मजदूर संघ या राजनीतिक दल के दफ्तर में जाएं, उनसे उनके संविधान या संगठन के नियमों की पुस्तिका मांगें तथा उसका अध्ययन करें, तो भाई पता चल जाएगा उनका नियम क्या है। क्या इसके नियम लोकतांत्रिक नियमों के अनुकूल हैं? क्या वे बिना भेदभाव के सभी को सदस्यता देते हैं? सदस्यता तो देते होंगे, बट नियम होंगे इतने बजे आपको आना, ये करना। हो सकता नहीं देते होंगे, तो वो भी देखना, RSS इसका देख लेना। ये कोई बैठे हैं भैया, यह तो गड़बड़ हो गई। अगर सभी बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो गया था तो संविधान सभा बनाने का क्या औचित्य था? ये कोई भैया बैठे हैं, सोच रहे हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या। तो संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। क्या है? संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें हम नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और जो सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिसमें ये प्रमुख है, तो देखते हैं क्या क्या प्रमुख है। चलिए, पहला है कि आपका यह साथ रहे कि विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग की विकसित करना है। भाई नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो भरोसा तो यहीं से है। दूसरा है कि स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, तो जो हम लोग जिसको वोट डालेंगे वो जाके फिर अपना अधिकार रहता है, वो कुछ भी कर सकते। तीसरा यह है कि सरकार के अधिकारों की सीमा भी होगी, है ना, जिसको फंडामेंटल राइट किसी के हनन नहीं करना तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, जिसको FR कहेंगे। चौथा यह है कि यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। क्या करता है कि अच्छे समाज का गठन हो और लोगों की आकांक्षाएं क्या क्या हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, यह जरूरी भी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। बात को ध्यान देना, जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। तो ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया, जिसको हम सबसे प्रथम संविधान निर्माता लिखित संविधान के रूप कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो गया, चलन सा हो गया ना, लगा उन्होंने देखे पॉजिटिव फैक्ट हैं इसके कुछ चीज़ें। तो भारतीय संविधान का निर्माण अब हम लोग देखते हैं, है ना, कि अपने देश के भी क्या बूम करे। पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम वल्लभ भाई जी के बारे में देखेंगे और लोग हैं, सरोजिनी नायडू जी हैं, सबके बारे में पहले नहीं को देख लेते। अच्छा चलिए, तो वल्लभ भाई झाबर भाई पटेल, ये 1875 में इनका जन्म हुआ, 1950 में इनका डेथ हो गया था। जन्म गुजरात में और अंतिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसार मंत्री थे उस टाइम। ये वकील और बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता भी थे। भारतीय रियासतों के विलय में ये इनका निर्णायक भूमिका, बाद में वो प्रधानमंत्री बनाए थे। नायडू जी के देखते हैं, सरोजिनी नायडू जी
1979 में 1879 में जन्म और 1949 में मृत्यु। लगभग एक ही समय पे मृत्यु हुई और एक ही समय पे जन्म, एक ही एज में चल रहा है। जन्म हुआ था इनका आंध्र प्रदेश में। ये कवित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी। बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। प्रथम महिला राज्यपाल यही थी। चले अब शुरू करते हैं। तो हमें देखना है भारतीय संविधान का निर्माण। हेडिंग तो यही थी आपकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना, क्योंकि भारत जैसा विशाल और विविधता के भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत में बेचारे आ पाए थे, है ना, और बहुत सारी विविधता है। तो देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके पाकिस्तान अलग हो गया। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था, क्योंकि कितने ढेर सारे लोग मारे गए। तो उसमें अगर आप देखेंगे विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। सीमा की तरफ दोनों लोग, 10 लाख लोग बहुत होते हैं। एक बड़ी समस्या और भी थी कि अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर सकते हैं। लो ये भी दे दिया, तब क्या कर रहे हैं, या तो स्वतंत्र भी रह सकते थे। तो एक टाइप से तो वो जा तो रहे थे एकदम, तो फूट डाल दिए थे कि नहीं। तो इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा तो संविधान लिखेगा सब ध्यान देगा। तो जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की भी चिंता थी कि कैसे क्या करना है, फिर से कोई अंग्रेज आके न कर लें या फिर से हमारे देश में फूट ना हो। खुद करें, कुछ सीखें। तो पहले देख लेते हैं। अपने दादा दादी या नाना नानी या इलाके के किसी बुजुर्ग से बात कीजिए। उनसे पूछिए कि आपको उनको आज़ादी या बंटवारे या संविधान निर्माण के बारे में कुछ बातें याद है। उस समय लोगों को किन बातों की उम्मीद थी और क्या क्या आदेश अंदेशे थे। अपनी कक्षा में इन बातों की चर्चा कीजिए। एक समझ के लिए बताते हैं। अब संविधान निर्माण का जो रास्ता है वो कैसे आता है, ध्यान देते हैं। तो सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी, है ना। तो भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा देश जैसे भी हमारे सैन्य जो भी थे भारतीय लोग थे, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध संघर्ष तो कर ही रहे थे वहाँ। उस टाइम भी अपने देश की मूलभूत चीज़ों को डेवलप करते जा रहे थे। तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष नहीं कर रहा था, न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। ठीक है। तो आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। मतभेद तो हर जगह रहते हैं, बट कुछ चीज़ें तो कॉमन रहेंगी ना। भाई बात करते हैं 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा और 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। तो इन दोनों ही दस्तावेजों में, ये इम्पोर्टेंट लाइन थी ऊपर की वाली, ध्यान रखना कि किसने, मोतीलाल नेहरू ने रखा था 1928 में अपने 8 सदस्यों के साथ में, और 1931 में कराची में हुए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इसकी बात की गई थी और रूपरेखा रख ली गई थी भारतीय राष्ट्रीय के रूप। ठीक है। हाँ, अब इसमें था क्या क्या, तो उसको देख लेते हैं। इन दोनों ही रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत, यहाँ से देखना, आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। तो इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी, किस टाइप से ऐसे ऐसे करेंगे ये सारी चीज़ें। तो औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली थी।
अब जो भी औपनिवेशिक मतलब जो अंग्रेज थे, शासन की राजनीतिक जो संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानना समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं को स्वरूप तय करने में मदद मिली थी। भाई कहाँ से सीखेंगे, हम वहीं से जानेंगे। तो अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया था, है ना, जैसे पढ़े लिखे होना और खेती के हिसाब से, ज़मींदारी के हिसाब से दिया। बट यहाँ पे इन्होंने मताधिकार, बेस्ट मताधिकार दिया। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें सब बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना भी था। तो इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्था और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया था, क्योंकि चीज़ें तो वही थी। जैसा कि 1935 का भारत सरकार का कानून था, आज़ाद के बाद भारत के स्वरूप को लेकर बरसों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं थी। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। और रूस में हुई जो समाजवादी क्रांति थी ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया था। ठीक है, वे सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीज़ों की हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। अब लोग कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है, ये सब सारी चीज़ें। भैया इतने लोग थे, उसमें सबका डिस्कशन हो सकता था। ऐसा थोड़ी कि उधर से अम्बेडकर जी ने लिया और रख दिया, नहीं। इतनी बड़ी संविधान सभा थी हमारी, 389 संसद सदस्य थे। पाकिस्तान में कुछ चलेगा, उसके बाद लगभग 279 जितने 290 के आसपास बचे, तो वो सब लोग डिस्कस करते थे संविधान सभा में, उसको रख के जाते थे। बेचारे अगर कुछ कमी होती तो लोग हटाते। वो क्या तो रहा है ना कि उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें हमारी संविधान निर्माण में मदद करेंगी या नहीं, आगे की भी सोच के करते थे। तुम बैठ के बिना पढ़े लिखे ऐसे सोचते रहते ना, वो चीज़ें नहीं थी। तो संविधान सभा की बात करते हैं। फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी, तो फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, थोड़ी बहुत। चलिए बकाया फिर बता देंगे। चुने हुए जो जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे ही संविधान कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। ध्यान देना, इसमें भी वे लोग आए थे जो चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज, ऐसे संविधान नामक दस्तावेज बोल दो या विशाल तो है ही, बड़ा सा विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। कब हुए थे? जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में बंट गए थे। ध्यान देना, यही मैंने बताया 389 समथिंग सदस्य थे। और कब? जब ये दिसंबर 1940 के बाद सभा बनी थी। तो इसके तत्काल देश क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान में बंटवारा हो गया इसका। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, उसको बाद में कर लेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं आर्टिकल। भारतीय संविधान सभा लिखने वाली जो सभा में 299 सदस्य थे और इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को लागू। मैंने कहा ना 299 बच्चे हुए थे, वैसे 300 कुछ थे, उसमें से कुछ उधर चले जाते। वो कहानी एक अलग है। संक्षेप में उन्होंने कहा बताया कि पाकिस्तान वाले में लोगों ने, मुस्लिम लोग लीग ने भाग नहीं लिया था, इस वजह से फिर उनको अपनी अलग अलग मांग चाहिए। ठीक है, तो इसी दिन की याद में हमारे यहाँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता। क्यों? क्योंकि देखो ये लागू तो इधर थी, ये बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। बट ये संविधान जो कराची अधिवेशन, ध्यान है ना, उसमें उन्होंने बोल दिया था नेहरू जी ने कि
हम 26 जनवरी आज से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, हाँ, ये आपका मनाया जाने लगा था, रिपब्लिक डे। ठीक है, चलिए अब बैकग्राउंड देखते हैं पहले इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें आती हैं ना, उनको छोड़ा नहीं जाता। देखो ये महानुभूतियाँ हैं, इस साइड में भी इनको देख लेते हैं। ये अबुल कलाम आज़ाद हैं, 1888 में इनका जन्म हुआ था, 1958 में मृत्यु। सऊदी अरब शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, अरबी के विद्वान थे, कांग्रेसी नेता और राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के एक विरोधी थे, बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने थे। टीटी कृष्णामाचारी की बात करेंगे, 1899 में से 1974, मतलब 1899 में जन्म, 1974 में मृत्यु। जन्म तमिलनाडु, प्रारूप कमेटी के सदस्य, उद्यमी और कांग्रेसी नेता, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। इनका जन्म कहाँ था? सऊदी अरब में, बताइए, उधर से आए थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे, 1884 में जन्म, 1963 में मृत्यु। जन्म बिहार में, संविधान सभा के अध्यक्ष, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार। 3 बार ये कांग्रेस अध्यक्ष, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो ये मैंने कहाँ तक कराया था? हाँ, ये हो गया था। अपने राज्य या इलाके में संविधान सभा में गए सदस्य का नाम पता करें जिनका जिक्र यहाँ नहीं किया गया। उस नेता की तस्वीर जुटाएं या उनका स्केच बनाएं। हमने जिस तरह संक्षेप में कुछ नेताओं के बारे में सूचना दी है, उसी तरह उनके बारे में भी ब्यौरा दें, यानी नाम, जन्म और मृत्यु वर्ष, जो भी आपके आसपास के नेताओं, जन्मस्थल, वर्तमान राजनीतिक सीमाओं के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों के संक्षेप विवरण, संविधान सभा में बात की भूमिका। ये एक नाम और है, यहाँ तक तो मैंने करा दिया था। अच्छा, ये भी हो गया था। एक नाम और ये जयपाल सिंह, 1903 में जन्म, 1970 मृत्यु। झारखंड में जन्म हुआ था, खिलाड़ी और शिक्षाविद थे, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष भी थे, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक बने जयपाल सिंह। ठीक है, H.C. मुखर्जी की बात करते हैं। H.C. मुखर्जी 1887 में इनका जन्म, 1956 में मृत्यु। जन्म बंगाल में, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, सकल ऐसे चेहरा भी देख लो। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल भी बन गए। जी दुर्गाबाई देशमुख थी, 1909 में इनका जन्म, 1981 मृत्यु। आंध्र प्रदेश में जन्म, वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी, आंध्र प्रदेश महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस के सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष बने। तो हम लोगों ने इसमें इतना देख लिया था, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपना। तो इस सभा द्वारा 7 दशकों से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? इस सभा द्वारा कह रहा है कि अगर ये पुराने जो संविधान थे उनको क्यों मानते हैं, तो पेशेंस बना के आप लोग बैठिएगा जब भी क्लास देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा स्पीड से और कुछ चीज़ों को एकदम ऐसे लेके नहीं चल रहा कि हाँ एकदम पढ़ के ख़त्म कर देना। समझना है, NCERT ही मूलभूत है, सारी चीज़ें मूल सिद्धांत है, इसी को पढ़ लो। यहीं से बिटवीन लाइन में से क्वेश्चन आते हैं, चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है उनको समझ को चलिएगा। तो इस सभा द्वारा 7 दशकों से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया, संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज जो बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूह या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। तो कई देशों में संविधान है, पर वह कागज़ का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है। तो ऐसे तो संविधान नहीं कहा जाएगा, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों को संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया, है ना। कोई भी जो सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने संविधान पर कभी कोई भी सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। तो संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा की भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, क्योंकि जो हमारे भारत के लोग थे उनका प्रतिनिधित्व संविधान सभा ही कर रही थी। उस समय सार्वभौम विसंगतिकार नहीं था। हम लोगों ने बताया ना कि सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन जिसके जो जमींदार थे, थोड़े पढ़े लिखे या कुछ है, उनको दिया गया, महिलाओं को तो था ही नहीं।
इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, और इसके कारण देश के सभी जो भौगोलिक क्षेत्रों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। फिर इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, वो तो रह गए, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वैश्य मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का होता, क्योंकि सभी लोग थे। ठीक है। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया हुआ संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई थी। फिर प्रारूप कमेटी, समझ रहे हैं, सबसे पहले बुनियादी चीज़ें बनाई गई, उन पर फिर सबकी सहमति पे। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। ऐसे थोड़ी कुछ होते, बहुत होते 2000 चीज़ें अब तो। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव या हर शब्द और वहाँ कई गई बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। मतलब जिसको बोल सकते हैं कितनी बहसें हुई थी, तो 12 हुई थी, लास्ट वाली भी लेके, नहीं तो बहसें 11 हुई थी। तो इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कहाँ पहुँचे, क्या समझे, फिर से देखते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई जानकारियों को पढ़ें। आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों पर पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत करें। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा बहुत सारे दल के लोग थे। सभा में समाज के अलग अलग समूह का प्रतिनिधित्व था, ये भी है। सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी, वो भी थी। इसी वजह से तो उस पर डिस्कस होता रहा, बहस हुई। ठीक है, तो यहाँ कुछ और लोग के नाम आए हैं, उनको देख के चलते हैं। बलदेव सिंह की बात करें। बलदेव सिंह का जन्म 1901 में, 1961 में मृत्यु हुई थी। जन्म हरियाणा में, सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री भी बने थे। कन्हैयालाल मडिकलाल मुंशी जी की बात करते हैं। 1887 में इनका जन्म, 1971 में मृत्यु। जन्म गुजरात में, वकील, इतिहासकार और भाषाविद थे। कांग्रेसी नेता और गांधीवादी भी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 से लेकर 1953 तक जन्म, पश्चिम बंगाल। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद थे और वकील थे। हिंदू महासभा में सक्रिय। बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी बने। चलिए अपना भी देखते हैं। तो हम लोगों ने अब पहुंच गए हैं ये 2.4 पे हेडिंग पे। हम भारतीय संविधान के बुनियादी मूल क्या थे वो देख लेते हैं। तो इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम 2 तरीक़ों से भी कर सकते थे। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, जो भी विचार आए होंगे उन लोगों के। परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस बार बारी बारी से गौर करें। प्रस्तावना भी पढ़ेंगे इसी में हम। सपने और वादे की बात करते हैं। क्या क्या सपने लोग देख रहे थे। भाई सपने सब लोग देखते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वादे भी किए गए। आप ऐसा देख रहे हैं कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होगा। लोगों का गरीबी से बाहर निकाला जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, हेल्थ समस्याएं सुनी जाएंगी, लगान, ये सब सारी चीज़ें थी। आप में से कुछ को भारतीय संविधान का निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी। यानी महात्मा गांधी का कहीं नाम ही नहीं मिलता। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर वे संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। मतलब बहुत से सदस्य ऐसे थे, उनके विचार जरूर पूछते थे
1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था कि मेरी उम्मीद है कि यहाँ पे अच्छे देश के बारे में अच्छा चीज़ें सोचेंगे। तो गांधी जी कुछ कहते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो ये अपने गांधी जी हैं और इनकी ये क्या कहते हैं, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। बहुत बड़ी बात करते हैं। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकारों में से कम पर संतुष्ट नहीं होगा। बड़ी बात की थी गांधी जी ने। फिर भी हमारी सरकार है कि शराब और आपको तो बंद ही नहीं करती है। यही तो है बात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो भेदभाव और गैर बराबरी की मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता जैसे कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना भी की थी। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। दूरदर्शी सोच के थे अम्बेडकर जी। चलिए तो देखते हैं अम्बेडकर जी के बारे में क्या। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी करेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को जितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, हम अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हमारे इस राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। ये अम्बेडकर जी की कुछ शब्द थे। आखिरी में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करते हैं। पहले अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ लेते हैं। अम्बेडकर जी का जन्म भीमराव रामजी अम्बेडकर हैं। 1891 में जन्म हुआ, 1956 में मृत्यु। ये मध्य प्रदेश की प्रारूप कमेटी, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी थे। आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री, मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियन के संस्थापक बने। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, 1879 मतलब 1889 में जन्म, 1964 में मृत्यु। उत्तर प्रदेश में अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री, वकील और कांग्रेस नेता थे। समाजवाद थे, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। सोमनाथ लाहिड़ी की बात करेंगे तो 1901 में जन्म, 1984 में मृत्यु, पश्चिम बंगाल में, और लेखक और संपादक थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य रहे। और कोई था? चलिए इधर आते हैं, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, दिख रहा है, फुल स्क्रीन पे है। वर्षों पहले हमने अपनी नीति के साथ साक्षात्कार किया था। अब वक्त आ गया कि हम अपने वादों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक कर सकते हैं। घड़ियाँ जब तक ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती हो गई है, जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही, पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए प्रवेश करते हैं। जब एक नए युग का अंत होता है, और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा पर पुष्टि होती है, आवाज़ पाती है, ऐसी पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है। भारत में संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी
भारी है, इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं। फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनकर संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे कि भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परिश्रमों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है कि दरिद्रता, अज्ञान, बीमारियों, अवसर की समानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आँख से आंसू पहुँचने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट है, तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। नेहरू जी कहते हैं, अच्छे विचार थे कि चीज़ों को यहीं पे नहीं छोड़ना, बोला ऐसे करना चाहिए। तो पहले दिए गए उदाहरणों को गौर से पढ़ना है। पहचानिए कौन सा एक विचार इन तीनों उदाहरणों में से उपस्थित है। पहचानिए कौन सा विचार इन तीनों उदाहरणों में से उपस्थित है। इन तीनों उदाहरणों में से इस साझे विचार को व्यक्त करने का तरीका किस तरह का एक दूसरे से भिन्न है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान का दर्शन करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे संविधान ठीक है, दर्शन का मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, प्रस्तावना को देख लेंगे, दर्शन हो जाएंगे, अभी आ जाएगी। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिया, तो जो इस क्रम में जांच परख लिए गए वे भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान का निर्माण करते हैं, अपने संविधान की शुरुआत का एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और इसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा है या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो हम लोग ऊपर नहीं, पहले इसको पढ़ लेते फिर आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राज्य के जो हम सभी लोग वर्ड आया है, संयुक्त राज्य के अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, कंपेयर किया जा रहा है कहाँ पे कैसे, हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वाले लोगों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून से सम्मान, संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावना को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। बहुत अच्छी बात है। ये हमने अमेरिका का देखा पहले, फिर अफ्रीका का देखा, अब आते हैं अपने भारत पे। तो भारत को इसको देखो कैसे कैसे वर्ड कहाँ से इसको पहले डिफाइन किया गया। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उद्देशिका हमारी लिखी है, कुछ वर्ड दिए गए, उसका मतलब क्या निकलता है। तो पहले हम शब्दों को पढ़ लेते हैं फिर उसको पढ़ेंगे। हम भारत के लोग मतलब भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन कर भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। तो हम भारत के लोग मतलब भारत के संविधान निर्माण, समझ गए ना।
फिर जो वर्ड आता था प्रभुत्व संपन्न, है ना, प्रभुत्व संपन्न को देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि लोगों, प्रभुत्व संपन्न मतलब लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। ये प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया। फिर आते हैं समाजवादी, आया तीसरे नंबर पे वर्ड। तो समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। नेक्स्ट है पंथनिरपेक्ष। तो पंथनिरपेक्ष देख लेते हैं। पंथनिरपेक्ष का मतलब नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। समझे कि नहीं? नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान भी देती है। तो ये लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र पे हम लोग आ गए। लोकतंत्र मतलब सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। ठीक है, अब गणराज्य की बात करते हैं। तो शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ, शासन का प्रमुख जो प्रमुख होता है मतलब नेता होता है, उसको लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का। गणतंत्र के बाद हम लोग आते हैं न्याय की बात करते हैं। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्याय के बाद स्वतंत्रता की बात करते हैं। इधर इधर बढ़ दिए इन्होंने, अच्छा यही है, चलिए ठीक है। स्वतंत्र नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। ठीक है, अभी और रह गया एक समानता। समानता मतलब कानून की समझ सभी लोग समान हैं, पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। नेक्स्ट है बंधुता। बंधुता मतलब हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड आए हैं उनका मतलब था। हम इसको देख लेते हैं क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से एक लाइन से ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने सीक्वेंस से ही बताया कि हम भारत के लोग क्या थे, इसकी डेफिनेशन की है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो न्याय की बात यहाँ पे हो रही है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हैं। और विचार अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म की उपासना, ये 5 प्रकार की हो गई है। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार की हो गई है प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये एक प्रकार के आ जाएंगे। तो ये पूछे जाते हैं पीसीएस में क्वेश्चन। अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुल्क 7वीं संवत 2006 विक्रमी को यथादत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 26 नवंबर को इस वजह से संविधान दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो मैंने बताए पूछा जाता है कि न्याय कितने प्रकार का, 3 स्वतंत्रता, 5 समानता, 2 प्रकार की, बंधुत्ता 1 प्रकार के। सीक्वेंस में पीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, तो यूपीआरओ के लिए भी नोट लिखा कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के उद्देशिका में जोड़ा गया था। ये जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष वर्ड आया था ना, समांतवादी और पंथनिरपेक्ष, ये वाले वर्ड, ठीक है। चलिए अभी और भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना की तुलना कीजिए। इन सभी में जो विचार साझा है उनकी सूची बनाएं। तो विचार साझा यही कि लोगों के हित में, हम भारत के लोगों की बात, दक्षिण अफ्रीका की बात और किसी से मतभेद की बात नहीं करेगी। इन सभी में कम से कम एक बड़े अंतर को रेखांकित करना। बड़ा अंतर है कि अमेरिका से ये रिलेटेड मिल जाएगा कि वहाँ पे राज्यों को स्वतंत्रता, यहाँ पे हमें संघ बनाने की बात की जाएगी। तीनों में से कौन सी प्रस्तावना अतीत की ओर संकेत करती है? तो यहाँ पे हमें दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताया जाता है कि पुरानी चीज़ों को भूल के हमें आगे की बात करनी है। इन प्रस्तावनाओं में कौन सी ईश्वर का आहन नहीं करती? तो हमारे यहाँ भारत का है कि हम ईश्वर को, सबको स्वतंत्रता है, सब लोग जिसको जो मानना है मान सकते हैं, ठीक है। संस्थाओं का स्वरूप की बात करेंगे। एक तो पेज और है लास्ट पे। तो स्वरूप क्या था, जो संस्थाएं थी उनको देख लेते हैं। संस्थाओं का स्वरूप की बात करें तो संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान कर नहीं है, है ना। ऐसी बात भी नहीं कि संविधान
मूल और दर्शन का बयान बाहर नहीं है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया है कि संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। जैसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। ठीक है, यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज, इसलिए समय समय पर इसे नए रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इससे लोगों की भावना के अनुरूप चलना चाहिए, समाज में जो हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इस पवित्र और जो स्थायी न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा, जिसको हम अमेंडमेंट कहते हैं, या उसको मतलब कुछ ऐड होता रहता है। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा। फिर संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी नियम बताता है कि जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि उसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करता है। क्या करता है? संविधान नागरिकों को अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करता है कि सरकार को ऐसे ऐसे काम करने ही होंगे। सरकार इसमें आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय में भारतीय संविधान के इन 3 पक्षों के बारे में, प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नज़र डालेंगे और यह समझेंगे कि कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीतिक में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित जारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती है। इसके कुछ पहलुओं पर हम आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा करेंगे। तो मतलब 9th के बाद 10th आएगा। चलिए, जो वर्ड आए थे इस रो में हम लोग पढ़ रहे थे, रंगभेद क्या था, तो देखते हैं रंगभेद क्या। तो रंगभेद दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने 1948 से 1989 तक के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और ख़राब व्यवहार करने वाले शासन व्यवस्था के में बोला था। धारा की बात करें, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद जिसको कहते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून, इसमें किसी देश की राजनीतिक और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव। संविधान सभा की बात करें, जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। किसी कानूनी प्रारूप का मतलब होता है किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। दर्शन मतलब किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार। प्रस्तावना का मतलब संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणा को स्पष्ट ढंग से कहता है। ऐसे हम बोल सकते हैं इंडेक्स रहता है, निर्देशन जो चैप्टर्स नाम सीक्वेंस से माइल लिखे रहते हैं किसी किताब में, पहला पेज वही। देशद्रोह का मतलब देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध है ना। चलिए, अब हम क्वेश्चंस कुछ देखते हैं क्या लिखा है इसमें। नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए, हर एक में कई गलतियाँ पहचानो और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। तो हमें सही से बताना है कौन सा भैया सही होगा। तो जैसे लिखा है कि पहले में कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो इसमें से हमें सही वाला बताना कौन सा है। तो इसको हम ऐसे सही कर सकते हैं, जैसे रीड कर रहे हैं हाल के हाल सही कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में जो लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था, क्योंकि उसमें लिखा था क्या, खुला रखा था या नहीं, तो खुला रखा था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। तो ऐसा भी नहीं था, संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों को विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार भी थे ना, हम लोगों ने देखा है, किंतु उन्होंने अपने जो मतभेद सुलझा लिए और संविधान के मूलभूत सिद्धांत पर उन्होंने एक समान राय रखी थी। ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट आप नहीं करना। मतभेद तो सुलझाए थे ना, 2 हो गए। तीसरे पे आते हैं। तीसरा लिखा है, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। ऐसा भी नहीं, जिस देश में लोकतंत्र उसमें संविधान होना ही चाहिए। जिस देश में लोकतंत्र है तो इसका मतलब ये कि उसमें संविधान होना चाहिए, हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें। घ में लिखा है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। यह संविधान में संशोधन करना पड़े तो उसके लिए संसद के 2/3 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है, जब इसको हम चेंज कर सकते हैं। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं।
दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो टकराव देखना में 4 में से एक बताना है कौन सा। दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का नहीं भैया, पड़ोसी देशों की कई बातें नहीं हुई है। स्त्रियों पुरुषों का ये भी नहीं था। गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत अश्वेत बहुसंख्यक, गोरे अल्पसंख्यक अश्वेत ये भी नहीं था। रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों को, रंगीन चमड़ी वाले टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो रंगीन चमड़ी वाले और बहुसंख्यक अश्वेत अल्पसंख्यकों। ठीक है, नेक्स्ट, लोकतंत्र संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं करता? तो ये जो नहीं करता वो शासन प्रमुख के अधिकार, ये तो करता है यार। शासन प्रमुख का नाम, हाँ लोकतंत्र जो संविधान में इनमें से शासन प्रमुख का नाम नहीं लिखता, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि अब यही बने रहे, वो तो बदलते रहते हैं। दायका के अधिकार होते हैं, देश का नाम होता है, सब होता है, और शासन प्रमुख का नाम नहीं होता। चौथा नंबर पे आते हैं, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाना है कि कौन से नेता क्या थे, कहाँ पे मैच करना था। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे तो ये क्या थे, ये आपके 1928 में भारत का संविधान इन्होंने बनाया, आई थिंक हम कह सकते हैं ऐसे, है ना। बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे तो ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की बात करिए, संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, और सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थे। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के हमें जो उत्तर देने हैं वो बताना। तो भैया क्या था, हमें सबके आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? दरअसल बात ये थी कि नेहरू ने ये शब्द इस वजह से प्रयोग भी किए थे कि पूरी तरह या पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि उनके अनुसार जो काम पूरा करने का भी जो बीड़ा उठाया गया था वह भी पूरा नहीं हुआ था, और शपथ एकदम से मतलब जो ले रहे थे उसमें ये कह रहे हैं हम पूरे नहीं बोल सकते, पूरा काम हुआ, पूरी नहीं हो सकती, किंतु ये धीरे धीरे अब कह रहे थे हम इसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हुए थे? तो जो शपथ वे भारत के संविधान निर्माताओं से लेना चाहते थे वह यह थी कि वे अपना जीवन भारत, भारतीयों, लोगों और व्यापक स्तर पर मानवता की सेवा को अर्पित करना। तो हम इसमें बोल सकते हैं ना विश्व स्तर पर, तब व्यापक स्तर का मतलब यही हो गया। ठीक है, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? वे का तो वे महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे भैया कि संविधान निर्माताओं से, हाँ वही नए भारत के किस, तो वो वे गांधी जी निर्माताओं से मतलब वे गांधी जी के रूल्स को फॉलो कराना चाहते थे कि जो शपथ भारत के संविधान निर्माताओं से लेना चाहते थे वो यह थी कि वे अपना जीवन भारत, भारतीय लोगों और व्यापक मानवता की सेवा को अर्पित करें। नहीं, इसमें वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? वे गांधी जी का जिक्र करना चाहते हैं। का खागा कैसे हो जाएगा? हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना कर आंख से आंसू पहुँचने की वे इस कथन से किसका जिक्र कर रहे थे? भाई हम लोगों का, कि अब लोग अपने एक दूसरे को देखते रहें, आपस में किसी को दुख ना होने दें, मतलब देश के स्तर पे। हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल और उनके अर्थ हैं, उनके आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। तो ये हमें मैच करना, बताना है क्या था। जैसे लिखा है कि संप्रभुता, तो संप्रभुता किससे मैच हो जाएगी? सरकार जो किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी। संप्रभु मतलब सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करेगी। कहाँ है? तो ये हो जाएगा पहले का ही। गणतंत्र का मतलब फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास, बिल्कुल सही। बंधु मतलब शासन प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति नहीं, लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष मतलब शासन का प्रमुख चुना हुआ एक व्यक्ति। तीसरे का लोगों को, हाँ बंधुत्व का मतलब शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति। एक मिनट, हाँ बंधुत्व का मतलब शासन प्रमुख। धर्म से लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए, किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी और है, चलिए देखते हैं।
लिखा है, कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थी और उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूद संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां या नए गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखा। ठीक है, हमारा मित्र था, नेपाल रहता था और उसने मुझे भेजा कि ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पे। हमने कहा ठीक है। मैंने उसे सुझाव दिया कि निर्वाचित जो प्रतिनिधियों को और अधिक शक्तियाँ देने के लिए संविधान में संशोधन की मांग, ये गणतांत्रिक संविधान लिखने के लिए एक नई संविधान सभा और राजा के शासन का विरोध यह दर्शाते हैं कि लोग लोकतंत्र के पक्ष में हैं और राजतंत्रात्मक शासन को अपने देश से उखाड़ना फेंकना चाहते हैं। भैया ऐसे ही तो बात है, लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि 8, भारत के लोकतंत्र के, अब ऐसा मत समझना इतना बड़ा क्वेश्चन लेकर तो आंसर भी बहुत बड़ा होगा, समझाना बस कुछ नहीं। भारत के लोकतंत्र के रूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में अलग अलग विचार कर इस प्रकार आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। तो पहला लिखा है कि अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। अपने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। तो भैया ऐसा नहीं था, तो इसका आंसर देखते हैं। अच्छा, ये 3 हैं, तीनों में से एक पे देखना है, ठीक है। फिर दूसरा था कि हमारे स्वतंत्र संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। तीसरा है कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना था। तो जो भी चीज़ें जो हमने तीनों ऊपर पढ़ी हैं उसमें यही है कि पहला बिंदु दर्शाता है कि ब्रिटिश शासन ने हमें लोकतंत्र के लिए आदर्श एवं प्रेरणा उपलब्ध कराई। दूसरा बिंदु कि आत्मविश्वास के साथ पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना है। तीसरा बिंदु बताता है कि हमारे नेताओं को लोकतंत्र का निर्माण ऐसे तरीके से किया यह पूरे देश के लिए एक आदर्श बना। बिल्कुल सही बात है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। ईश्वर ने औरत जाति का शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज़्यादा नाजुक बनाया है। उन्हें आत्मरक्षा के भी योग्य नहीं बनाया है, इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग दिया। एक टाइप से ये सोच है कुछ ऐसा नहीं। कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के, इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं। क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं? वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं? वे बिल्कुल नहीं खाते हैं। मतलब ये लिंग भेद के विचार को बढ़ावा देता है ना। यह संविधान द्वारा प्रचारित समानता की भावना को विकसित नहीं करता, विपरीत है उसके। कुछ नहीं बताना, बस समझ गए तुम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि आप उनसे सहमत हैं। आपने कारण भी बताइए क्या चीज़ें दी गई। संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। हाँ, इसमें बोल सकते हैं कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। एक किसी लोकतांत्रिक देश की नींव भी हो सकती है। संविधान में बने जो भी कानून, सभी कानूनों का निर्माण किया जा सकता है ना। अतः इसका अर्थ यही बोल सकते हैं कि संवैधानिक कानून को भी वही या उसमें ही अधिक हैसियत प्राप्त है जो देश के अन्य कानून की है। तीसरा खा वाला क्वेश्चन था कि संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। तो संविधान निर्माण का ये जो ढांचा निर्धारित करता है यही बताता है। सरकार विभिन्न अंगों को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के गठन और उनके कार्यों को विस्तार से सही तो सारी चीज़ें परिभाषित करता है। गाँव में लिखा है कि नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है। तो संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं, है ना, फंडामेंटल राइट। इन अधिकारों की न्यायालय में मांग की जा सकती है। सरकार के विभिन्न अंगों का ढांचा बनाने में, उनके कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र बनाते हुए, फिर प्रत्येक अंगों के निर्माण में रखते हुए संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा लोग प्रयोग की जा रही जो भी शक्तियाँ हैं वो पूरी तरह सीमा में रहे। नेक्स्ट एक और संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? संविधान की सरकार की जो विभिन्न संस्थाओं के गठन एवं कार्यों को निर्धारित जो करता है ताकि उन संस्थाओं को चलाने के लिए एक ढांचा नियम उपलब्ध हो सके। ऐसे कानून एवं ढांचे को उपलब्ध कराते समय लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं मूल उसका मार्गदर्शन क्या है, इसलिए एक संविधान मूल्यों के बारे में चर्चा करता है क्योंकि यह मूल्यों पर आधारित संस्थाओं के बारे में है। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और इसमें लास्ट में वो लिखा है, संविधान संशोधन के किसी प्रस्ताव या किसी संशोधन की मांग से संबंधित अखबारी कागजों को ध्यान से पढ़िए, जिसको हम एडिटोरियल बोलते हैं भैया। इस वजह से पढ़ना चाहिए एडिटोरियल, जो भी संवाद की आती है। आप किसी विषय पर, जैसे संसद है, विधानसभा, महिलाओं के लिए आरक्षण विषय पर छपी खबरों पर गौर कर सकते हैं। क्या इसका सवाल पर कोई सार्वजनिक चर्चा हो, या बात कर सकते हैं 2-4 लोग बैठ के। जैसे 1/3 जो महिलाओं के लिए आरक्षण 2029 वाले जो चुनाव से होना है लागू, संशोधन के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं, संविधान संशोधन पर विभिन्न दलों की क्या प्रक्रिया रहती है, जानते हैं। दल, विपक्षी दल क्या संशोधन हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छा, ये पिक्चर भी बनी है कुछ देख लीजिए। हमारे कुछ और नेता हैं, लोगों की पिक्चर है, ठीक है। नेहरू मेमोरियल्स म्यूजियम में, लाइब्रेरी में, नई दिल्ली में। मैं तो गया हूँ, अच्छा है, जाना चाहिए घूमे। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा सीरीज़ हमारी पसंद आ रही होगी। क्लास 9th का ये चैप्टर 2 था। तो जुड़े रहे रैंकर मेकर के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं स्पीड से नहीं, बहुत आराम से इसको समझा के करा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।